हेलो दोस्तों, जैसा कि कल हमने देखा था अशोक के बारे में। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अब बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उसने साम्राज्य में क्या क्या परिवर्तन किए और उसके समय के पहले क्या क्या परिवर्तन हुए साम्राज्य में, केवल नीतियों में ही परिवर्तन हुए। अब पहले क्या था, पहले भी सेंट्रलाइज सिस्टम था, बाद में भी सेंट्रलाइज मतलब केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था क्या होती है कि उसके केंद्र में एक राजा होता है। राजा का अपने पदाधिकारियों, अधिकारियों, सामंतों और सेना नायकों पर संपूर्ण नियंत्रण रहता है। किसी भी प्रकार से साम्राज्य में विद्रोह, फूट वगैरह होती है तो राजा को उसके लिए सूचित किया जाता है। तो अशोक ने वही केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को बना के रखा। अब शासन व्यवस्था को वैसे ही बना के रखा, केवल नियमों में, दंड विधान में परिवर्तन किया गया, उनको थोड़ा लिबर्टी दी गई और प्रजा को संतान के रूप में माना गया। अब उसके साम्राज्य का स्वरूप क्या था, सेंट्रलाइज था। उनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। इकोनॉमी क्या थी, कृषि प्रधान व्यवस्था थी और व्यापार पर भी नियंत्रण इन्होंने बनाकर रखा। व्यापार कब फलेगा फूलेगा, जब राजा स्ट्रांग होगा। आप जैसा देखेंगे कि कोई भी देश जहां पर इकोनॉमी स्ट्रांग है वहां पर राजा का मजबूत होना अति आवश्यक है। अगर राजा मजबूत नहीं होगा तो जो बिजनेस कर रहे होंगे, जो टैक्स भर रहे होंगे, वो चोर हो जाएंगे, वो टैक्स नहीं भरेंगे, सब जगह लूटमार मच जाएगी। तो राजा जब मजबूत होगा तो व्यापारियों को प्रोटेक्शन देगा, व्यापारी निश्चिंत होकर व्यापार कर सकेंगे, दुकानें देर तक खुलेंगी, लोगों के बीच आदान प्रदान होगा, करेंसी पर विश्वास बढ़ेगा, राजा के नियमों पर विश्वास बढ़ेगा, कर जो लिया जाता था उस पे विश्वास बनेगा। कर अमूमन जो होता था 1/10 या 1/12 या 1/6 ही होता था, ताकि लोगों से कम कर लेते थे लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्टली लेते थे ताकि कोई भी कर की चोरी ना कर सके। साम्राज्य में ज्यादातर जो कर होता था दो ही जगह पर लिया जाता था और करों को जोड़ने वाले जो मार्ग थे, जो सिल्क रूट थे, वो प्रोटेक्टेड थे। साम्राज्य उनको प्रोटेक्शन देता था, लोगों को प्रोटेक्शन देता था, चोरी चकारी कम थी, दंड विधान भले ही सरल कर दिया गया था अशोक के धर्म की नीति को अपनाने के बाद, लेकिन फिर भी लोग डरते थे क्योंकि अशोक ने अपने प्रारंभिक जीवन में इतना रक्तपात मचाया था कि लोग अभी भी डरते थे। अब भले वो अपनी प्रजा को अपने पुत्र समान मानता था, प्रजा भी उसको पिता के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन उसने उसके बावजूद भी चोरों, डकैतों, डाकुओं पर कड़ा नियंत्रण बना के रखा और साम्राज्य को नियंत्रित करके रखा। सोसाइटी अभी भी वैसे ही 4 वर्णों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मणों का वैसे ही सम्मान था। ऐसा नहीं है कि अशोक ने अगर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है तो क्या ब्राह्मणों का सम्मान उसने कम कर दिया। उसने अपने शिलालेखों में भी ऐसा ही प्रवचन दिए हैं, ऐसे ही उपदेश दिए हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण जो थे वो समाज में प्रथम स्थान पर, क्षत्रिय द्वितीय स्थान पर, वैश्य तृतीय स्थान पर और शूद्र चौथे स्थान पर थे। शूद्रों से भी नीचे एक आते हैं अछूत, चांडाल, जो नॉर्मली समाज के या गांव के बाहर रहा करते थे और उनको किसी भी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की या शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। वो लोगों से दूर रहते थे, उन्हें अछूत माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि उनका स्पर्श लोगों को अपवित्र कर देता है। जो क्षत्रिय, जो वैश्य थे वो बिजनेस क्लास थे और हमेशा से जो बिजनेस क्लास है उसका वर्चस्व किसी भी इकोनॉमी में रहा है। जितना ज्यादा बिजनेस स्ट्रांग होगा प्रशासन व्यवस्था के पास, उतना ही ज्यादा टैक्स जाएगा और देश उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। तो अशोक ने भी अपने साम्राज्य में व्यापार व्यवस्था को और समाज को बना कर रखने की कोशिश करी। वर्ण संकरण की स्थिति को पैदा नहीं होने दिया गया। अब ब्राह्मणों का जो उस समय जो विवाद था वो जैन और बुद्धिस्टों से था। बौद्ध धर्म तेजी से विकसित हो रहा था क्योंकि उसको साम्राज्य का, राजाओं का, शक्तिशाली राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। अब इसके कारण बौद्ध धर्म में तेजी से प्रगति हुई।
कल्चर मतलब सभ्यता संस्कृति, लोग अपने कल्चर सभ्यता और संस्कृति का संपूर्ण रूप से विकास कर रहे थे। जो बौद्ध थे वो बुद्ध पूर्णिमा या बौद्ध जो जब बुद्ध का जन्म हुआ और बुद्ध के महोत्सवों को उत्साह के साथ मनाते थे। और ऐसा बोलते हैं कि हर 100 साल में बौद्ध संगीति बुद्धिस्ट काउंसिल होती थी। अशोक के समय में भी तृतीय बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 273 बीसी में। और ये तेजी से मतलब बड़े स्तर पर जुलूस निकालते थे, बुद्ध की पूजा करते थे, ढोल नगाड़े बजाते थे। समाज में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था व्याप्त थी। लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे और सभी दूसरे धर्मों दूसरे देवी देवताओं का भी सम्मान करते थे। धर्म को पूरी तरीके से स्वतंत्रता थी। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यों का, वो मुख्य रूप से 30 सदस्यों की एक समिति नियंत्रित करती थी। और उस समिति के जो केंद्र में रहता था वो राजा रहता था। प्रत्येक समिति में 6 सदस्य होते थे और ऐसी 5 समितियां होती थी जो डायरेक्टली अपने हेड को, और उनके जो हेड होते थे वो राजा को रिपोर्ट करते थे। अशोक ने इसमें कुछ और परिवर्तन किए, जिसमें धर्म को लेकर उसने काफी जागरूकता फैलाई। कुछ धर्मोपदेशकों को भी उसने इंट्रोड्यूस किया जो समाज में जाते थे, समाज का देख रेख करते थे और प्रजा को राजा के बारे में बताते थे, समझाते थे कि आपका जो राजा है वो आपको अपनी संतान के रूप में मानता है और आप उनसे डरिए नहीं। लोगों के मन में धर्म को लेके और समाज में जो नीति उपदेश विचार होते थे और आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे कि बड़ों का सम्मान करो, किसी के प्रति हिंसा मत करो, अपने से बड़ों को मारो पीटो नहीं, छोटों को प्यार दो, पशुओं की हिंसा ना करो। अब पशुओं को हिंसा नहीं करेंगे तो क्योंकि कृषि प्रधान व्यवस्था है तो खेती में उन पशुओं का उपयोग हो सकेगा। तो जैसा कि आप देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो उनकी प्रशासन व्यवस्था ही है। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में बैठा राजा इतना शक्तिशाली था कि वो अपने प्रशासन को पूरी तरीके से नियंत्रित करता था। अशोक को महान क्यों कहते हैं, ये सबसे बड़ा जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अशोक को महान क्यों कहते हैं, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये मानते हैं कि अशोक से पहले का जो मगध साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, धनानंद हो गया, महापद्मनंद हो गया और उस बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, इन सभी ने भेरी घोष मतलब युद्ध के द्वारा जनसंहार नरसंहार युद्धों में रक्त बहाकर अपना साम्राज्य का विस्तार किया और साम्राज्य को बनाया है। लेकिन अशोक ने एक झटके में ये पूरी नीतियां बदल दी। अब आप सोचिए कि सैकड़ों सालों का इतिहास और जिसमें लगातार युद्ध हो रहे हैं और एक ऐसा राजा आता है जिसने सैकड़ों सालों की नीति को एक झटके में पलट के रख दिया। बोला कि कोई युद्ध नहीं होगा, अपने उसने उपदेशकों को चारों दिशाओं में भेज दिया और बोला कि आपको चारों दिशाओं में भेजना है। किसी भी राजा को बोलना है कि जो अशोक नाम का राजा है वो देवताओं का प्रिय राजा है, देवताओं का आशीर्वाद उसे मिला हुआ है और उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन वो आप पर कभी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा, आपको आपके हृदय को अपने प्रेम से जीतेगा। वो एक ऐसा राजा था जिसने सभी को प्रेम से जीतने की नीति अपनाई। और ऐसा बोलते हैं जब उसने अपने उपदेशों और उपदेशकों को, धर्म महामात्रों को अलग अलग साम्राज्यों में भेजा सॉरी मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है ऐसी है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो उसने जब अपने महामात्रों को अलग अलग राज्यों और देशों में भेजा तो लोग उसके विचारों से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि क्या सच में आज के समय में ऐसा कोई राजा हो सकता है जो प्रेम के बल पर दिल को जीत कर एक साम्राज्य का निर्माण करना चाहता है। हालांकि उसके पास उस समय की सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी सेना थी। लोग उससे प्रसन्न हुए, उसके उपदेशों को समर्थन दिया और अपना जो समर्पण है अशोक के प्रति निभाया। इसीलिए इतिहास में अशोक को महान बोला जाता है। ऐसे केवल 6 ही व्यक्ति हैं जिनके नाम के पहले महान की संज्ञा दी जाती है। उनमें से एक अशोक महान है। अशोक दूसरा राजा है जिसको महान की संज्ञा दी जाती। पहला अलेक्जेंडर को बोला जाता है।
इसको देव नाम प्रियदर्शी भी बोला जाता है। हम कल स्टार्ट करेंगे देव नाम प्रियदर्शी से। थैंक यू।